हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पल्लव वंश। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, पल्लव वंश के बारे में। तो जो कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग पर पल्लव का अधिकार था। अब देखिए, जो पल्लव की राजधानी थी वो थी कांची। ठीक है, और बप्पा देव इस वंश के संस्थापक है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो बप्पा देव है, तथा प्रथम शासक वही है, कौन? तो बप्पा देव। तो आप देख सकते हो इससे दो प्रश्न बन गए। सबसे पहला तो ये कि ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग पर पल्लव का अधिकार था, और ये इसकी जो राजधानी है वो कांची है, प्लस इसके संस्थापक प्लस प्रथम शासक जो है वो बप्पा देव है। अब देखिए, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय और दंती वर्मन आदि इस वंश के प्रमुख शासक है। ठीक है, तो इतना इनके बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मेन पॉइंट यही याद करना है कि इनका जो अधिकार था वो किस पे था? तो कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग पर था, प्लस इसकी जो राजधानी थी वो कांची थी, और इसके प्रथम शासक तथा संस्थापक जो थे वो बप्पा देव थे। अब देखिए, अगला जो आपका पॉइंट है वो है कि पल्लव कालीन संस्कृति की मतलब संस्कृति क्या है, इस वंश की संस्कृति क्या है। तो जो पल्लव कालीन की संस्कृति थी, पल्लव के शासन काल में साहित्य की अपार उन्नति थी। ठीक है, उसके बाद इन शासकों ने तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। आप देख सकते हो, जो ये पल्लव कालीन थे इन्होंने तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया, और पल्लव की राजधानी कांची मतलब साहित्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्योंकि जो इनकी राजधानी थी वो कांची थी, और जो इनका साहित्य का प्रमुख केंद्र था वो कांची ही थी। कवि भारवी, दंडीन, मातृदित आदि साहित्य सम्राट थे। ठीक है, इस पल्लव के जो मतलब सम्राट थे, साहित्य सम्राट, वो भारवी, दंडीन और मातृदत्त थे। अब देखिए, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित, ये भी इम्पोर्टेंट है कि महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्स्य विलास प्रहसन पल्लव कालीन साहित्य की अनुपम कृतियों में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि जो मत्स्य विलास है ये किसकी रचना है, किसकी कृति है, किसके द्वारा रचित किया गया है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा इसको रचित किया गया है। ठीक है, तो क्या? तो मत्स्य विलास प्रहसन। अब देखिए, इस काल में वेद अध्ययन तथा संस्कृत भाषा की शिक्षा का अधिक प्रचार हुआ, और राजकीय आज्ञाएं संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, और इस कला में मूर्ति कला एवं स्थापत्य का अत्यधिक विकास हुआ था। मंदिर स्थापत्य की 4 शैलियां थी। फर्स्ट, महेंद्र शैली, जिसके प्रवर्तक महेंद्र वर्मन थे। दूसरी शैली थी वो थी मामल शैली, जिसके प्रवर्तक नरसिंह वर्मन थे। तीसरी जो थी वो थी राज सिंह शैली। ठीक है, चौथी जो थी वो थी अपराजित शैली विकसित हुई है। अब देखिए, शासक वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। जो पल्लव कालीन शासक थे वो वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। विभिन्न शैव संप्रदायों का जन्म इसी काल में हुआ था। संत अय्यर एवं तिरुज्ञान बंदर ने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको यही क्लियर करना है कि जो पल्लव वंश की किस पे अधिकार था? तो कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग पर इनकी जो राजधानी थी वो कांची थी। इसके प्रथम शासक और संस्थापक कौन थे? तो बप्पा देव थे। ठीक है, उसके बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय और दंती वर्मन थे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको मेन पॉइंट ये याद करना है कि महेंद्र वर्मन द्वारा रचित जो था कृति थी वो मत्स्य विलास प्रहसन था। ठीक है, और ये शासक थे, इन्होंने संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया। तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन
दिया था। और ये जो पल्लव कालीन के लोग थे, इन्होंने साहित्य की अपार उन्नति की और इस काल के में वेद के अध्ययन और संस्कृत भाषा की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। प्लस इसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट यह है कि जो मंदिर स्थापत्य की 4 शैलियां थी, फर्स्ट महेंद्र शैली, ठीक है, उसके बाद दूसरी मामल शैली, और तीसरी राज सिंह शैली, और चौथी अपराजित शैली। तो ये इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, और आप इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। अब देखिए अगला है आपका चोल वंश। चोल वंश के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पल्लवों की शक्ति क्षीण हो जाने पर चोल वंश का पुनः उदय हुआ, ठीक है। मतलब जो पल्लव थे उनकी जो शक्ति थी वो कम हो गई, क्षीण हो गई। उसके बाद जो उदय हुआ वो चोल वंश का हुआ। इसके पहले 3री व 4वीं शताब्दी में पांड्य तथा चेर वंशीय शासकों ने इनका पतन कर दिया तथा 9वीं शताब्दी में पूर्वार्ध तक इनका प्रभाव न के बराबर रहा। चोल वंश की पुनः स्थापना का श्रेय किसका जाता है? तो विजयालय को जाता है। ये इंपोर्टेंट लाइन है कि चोल वंश मतलब इनका जब खत्म हुआ पल्लवों की, तो उसके बाद जो स्थापना किया वो इसका श्रेय, चोल वंश का स्थापना किया उसका श्रेय किसको जाता है? तो विजयालय को जाता है। इसके पश्चात आदित्य प्रथम, परानातक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, ठीक है। ये सब नाम उतना आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये याद करना है कि चोल वंश की पुनः स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो विजयालय को जाता है। अब देखिए विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। तो ये चोल वंश की जो राजधानी है वो तंजौर है, ठीक है। और राजराज, ठीक है, राजराज प्रथम चोल वंश का शक्तिशाली शासक था। देखिए स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो विजयालय को जाता है। लेकिन जो प्रथम शक्तिशाली शासक जो था वो था आपका राजराज, ठीक है, राजराज प्रथम। उसके बाद देखिए इसने मैसूर के गंगों, मदुरों के पांड्यों तथा विंगी के चालुक्यों को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया था। तो सिंपल आपको याद करना है कि जो चोल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था वो राजराज था, ठीक है। प्लस ये जो किसको हराया था? तो इसने मैसूर के गांगों को और मदुरा के पांड्यों तथा बेंगी के चालुक्यों को पराजित किया था। फिर उसके बाद साम्राज्य इसने विस्तारित किया। इसने तंजौर में शिव का एक विशाल मंदिर निर्मित करवाया था। किसने? तो राजराज प्रथम ने, और जो कालांतर में राजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप देख सकते हो कि शिव मंदिर, एक विशाल मंदिर निर्मित किया जिसका नाम उसी के नाम से पड़ गया, राजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ। इन्होंने पांड्य तथा केरल राजाओं को परास्त किया तथा अपनी राजधानी गंगोकोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर तथा एक राजप्रसाद का निर्माण कराया। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो राजेंद्र तृतीय को पांड्य शासकों ने पराजित कर चोल वंश का अंत कर दिया। तो यहाँ ये एक प्रश्न आ सकता है कि चोल वंश का अंत किसने किया था? तो चोल वंश का जो अंत किया था, इस वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय को पांड्य शासकों ने, ठीक है, किसने? तो पांड्य शासकों ने पराजित कर दिया था। किसको? तो राजेंद्र तृतीय को हरा दिया था, जिससे इनका अंत हो गया चोल वंश का। अब देखते हैं चोल कालीन संस्कृति क्या थी, ठीक है। तो चोल राजाओं के काल में साहित्य की अपार उन्नति हुई और जीवक, चिंतामणि, शूलमणि और गत्तुपड़ी और कुंडल केसी कलदम और रसोलियम, दंडी मल्लंगारम आदि इस काल की मुख्य साहित्य कृति है, ठीक है। तो आपको इसमें जो मेन इंपोर्टेंट मैं बताती हूँ कौन आपको याद करना है, क्योंकि आप देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा नाम है। तो देखिए इसमें आपको ये याद करना है, जीवक और चिंतामणि, ठीक है। उसके बाद सुलमणि, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रसोलियम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा कि इस काल की मुख्य साहित्यिक कृति है। अब देखिए जैन पंडित तिलक देवर और तोला मुक्ति जो लेखक, उसके बाद जैनोंग गदार, ठीक है। अब देख सकते हो ये कंबन, फिर आपके कवि हैं कलंदनल आदि इस काल के महान विद्वान थे, ठीक। इस काल में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। तो देखिए इसमें जो आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं ये कि आपको जो इनकी संस्कृति थी, पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो कि चोल राजाओं के काल में साहित्य की अपार उन्नति हुई थी, जिसमें इनका मुख्य साहित्य कृति था जीवक, चिंतामणि, सूलमणि और रसोलियम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस काल में महान
महान विद्वान थे। ठीक है, आपको नाम नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही आप लिख सकते हो। जैन पंडित थे इस काल में। फिर इस काल में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। कला के क्षेत्र में अपूर्ण उन्नति हुई। ठीक है, और तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर, ब्रह्मदेशम का तिरुपालीश्वरम मंदिर, ठीक है, मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर आदि इस काल की कला के सुंदर उदाहरण है। चोलकालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो चोलकालीन शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव मत के अलावा वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म भी अस्तित्व में थे। अब देखिए, चोल प्रशासन मतलब इन सभी का प्रशासन कैसा था? तो चोलों के शासन की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा स्वयं शासन का प्रधान होता था और शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य कई मंडलों में विभक्त रहता था। प्रत्येक मंडल में शासन के लिए प्रांतपति नियुक्त किया जाता था और प्रत्येक मंडल कई कोट्टम में विभक्त रहता था। ठीक है, तो ये बस आपको मेन पॉइंट याद कर लेना, इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।